हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आज। और आपको मैं थोड़ा सा फिर हमेशा जैसे बोलता हूँ कि कल का थोड़ा सा 2 मिनट याद कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम 3 मोटी परतों में डिवाइड करते हैं। यानी वी क्लासिफाई द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू 3 लेयर्स। पृथ्वी के सबसे बाहर, हम लोगों ने कल डायग्राम में भी देखा था, पृथ्वी के सबसे बाहर की जो परत है वो क्रस्ट है, जिसको आप लोगों ने हिंदी में भूपर्पटी लिखा था। और उस क्रस्ट के नीचे, यानी यहां से नीचे, तो क्रस्ट के नीचे फिर पृथ्वी की सबसे बड़ी जो लेयर है, द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो मैंटल है। मैंटल एक तरह से पृथ्वी के भीतर की एक मध्यवर्ती परत है। इट इज एन इंटरमीडिएट लेयर beneath द सर्फेस। और हम सबसे अंदर जो पढ़ते हैं, सबसे केंद्र की तरफ पृथ्वी के, वो कोर है, यानी क्रोड है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। तो इस तरह से हम लोग आज उस डायग्राम को डिटेल में लेने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था। आप हमेशा जब भी कोई लेक्चर देखते हैं, जो मेरा अगला लेक्चर होता है, उसके पहले आप जरूर एक बार पुराने लेक्चर को रिवाइज करके आएं, क्योंकि ये ज्योग्राफी में एक कंटिन्यूटी वाला मामला रहता है। ज्योग्राफी एक तरह से डायग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो आपके डायग्राम्स बीच बीच में आते रहते हैं, तो कहीं भी कंटिन्यूटी टूट गई तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। आप लोगों को मैंने जो 3 लेयर्स अर्थ की बताई हैं, उसमें हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है क्रस्ट से पढ़ना, यानी भूपर्पटी से। तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के टॉपिक को और आगे बढ़ा रहा हूं। आज हम क्रस्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले डिटेल में। तो आप लोगों को क्रस्ट की एक मोटी आउटलाइन में एक डायग्राम से बताता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को आगे। आप अपने डायग्राम में नजर डालेंगे तो आपको उसमें क्रस्ट की मोटी मोटी जो विशेषताएं हैं, मैंने ऑलरेडी कल बताई थी आपको। फिलहाल हम लोग जो क्रस्ट है, आपको मैंने ये भी कहा था कि हम क्रस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। क्रस्ट जो पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, पृथ्वी का जो आयतन है, आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये हमने पढ़ा था 0.5% है। यानी जो पूरी पृथ्वी है उसका जो क्रस्ट वॉल्यूम में, उसके आयतन में पार्ट रखता है, वो केवल 0.5% है। यानी 0.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और क्योंकि ये पतली सी लेयर है, एक बहुत थिन लेयर है, हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी फ्रूट या किसी फल के छिलके की तरह है, यानी उसके बाहर की परत की तरह। तो क्रस्ट का जो एवरेज थिकनेस है, यानी जो इसकी औसत मोटाई है, जो क्रस्ट की एवरेज थिकनेस है, वो करीब 30 किलोमीटर है। औसत मोटाई पृथ्वी की क्रस्ट की सबसे बाहरी परत की औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। इन इंग्लिश, एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट। हालांकि ये जो थिकनेस है ये वैरी करती है। जैसे
आप लोग पृथ्वी पर ऊपर जो सतह है, ऑन दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, आप लोग पाते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं जैसे हिमालयाज है। और ऐसे ही कई दुनिया में बड़े बड़े प्लेटूज हैं, पठार हैं। प्लेटूज के लिए आप जानते होंगे, पठारों के लिए, कि जो अपलैंड्स होती हैं, उच्च भूमियाँ होती हैं, लेकिन उनका ऊपर का भाग समतल होता है। ऊंचे होते हैं, हाइट होती है, लेकिन ऊपर का भाग उनका जो टॉप है वो फ्लैट होता है। तो इस दुनिया में जो रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पृथ्वी के उच्चावच हैं, जो भी ऊबड़ खाबड़पन है सतह का, जिसमें पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं, प्लेटूज मिलते हैं, मैदान मिलते हैं जिनको हम प्लेन्स कहते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कहीं कहीं पतली है, कहीं कहीं मोटी है। यानी समवेयर द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज फाउंड मोर एंड समवेयर इट इज फाउंड लेस। तो इसलिए हम लोग उसको वैरी तो करते हुए पाते हैं, लेकिन उसकी जो एवरेज थिकनेस है, जो उसकी औसत मोटाई है, वो 30 किलोमीटर है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्रस्ट पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का, यानी जो भी पृथ्वी का पूरा वॉल्यूम देखते हैं, अर्थ का पूरा वॉल्यूम देखते हैं, उसका हम केवल क्रस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें, उसका जो योगदान है वो 0.5% है। क्रस्ट की औसत मोटाई, औसत जो थिकनेस है, एवरेज थिकनेस है, वो कितनी है? 30 किलोमीटर्स। अब इसके आगे हम लोग जो क्रस्ट है उसको बेसिकली खुद क्रस्ट को ही, जो सबसे ऊपर की परत है, उसके भी हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहां बताऊं तो क्रस्ट, उसके भी आप दो पार्ट कर सकते हैं। हम लोग इसके जो दो पार्ट करते हैं, इसके जो दो हिस्से करते हैं, उसमें से क्रस्ट का जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, और जो दूसरी है निचली क्रस्ट। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये अपर क्रस्ट है, एंड दिस इज द लोअर क्रस्ट। मैंने आपको इसकी एवरेज थिकनेस क्या बताई? इसकी एवरेज थिकनेस करीब 30 किलोमीटर है, औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, दोनों को मिला के, यानी कंबाइंडली। मगर इनको हम लोग अलग अलग अभी पढ़ेंगे। आप लोगों को कल के लेक्चर में याद होगा कि हमने कई जगह पृथ्वी की जो परतें हैं, जो लेयर्स हैं, उनको जो एक दूसरे से अलग करने वाली बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि हमने एक मोहो डिसकंटिन्यूटी पढ़ी थी, मोहो सीमा, जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है। तो ऐसे ही क्रस्ट के भी हम दो भाग कर सकते हैं। क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, अपर क्रस्ट जो है, द अपर क्रस्ट ऑफ दी दिस लेयर या दिस टोटल क्रस्ट, तो उसकी जो डेंसिटी हमको मिलती है, घनत्व, ये डेंसिटी 2.8, आपको यूनिट मैंने बताई थी, 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जो नीचे की क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, उसकी जो डेंसिटी है वो 3.0 यानी 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये जो क्रस्ट के हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, तो उसके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होगी। और एक्चुअली ऐसी सारी बाउंड्रीज हम लोग वैज्ञानिकों के नाम पे, यानी जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे
उनको याद रखते हैं, उनका नामकरण किया जाता है, उनको हम लोग टर्म को कॉइन करते हैं। तो ये जो ऊपर की क्रस्ट और नीचे की क्रस्ट को जो बाउंड्री अलग करती है, उसे हम लोग इसको कॉनराड सीमा बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कॉनराड लिमिट। अगर इंग्लिश में आप लिखें कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि कॉनराड एक साइंटिस्ट का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम है, तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी यानी कॉनराड सीमा किसको डिवाइड करती है? ऊपर की क्रस्ट को नीचे की क्रस्ट से। ये आपको जो मैंने बताई है डेंसिटी के बारे में बात बताई है। वैसे भी जो ऊपर की क्रस्ट होगी उसकी रॉक्स लाइट हैं, जैसा कि ये यहाँ पर हमको एविडेंस मिल रहा है, हल्की चट्टानें हैं, 2.8 इसकी डेंसिटी आ रही है। नीचे की जो क्रस्ट है उसकी चट्टानें भारी हैं, यानी उसमें हैवी रॉक्स मिलती हैं। और वैसे भी जो ऊपर की क्रस्ट है, जो ऊपर की परत है, उसका वजन नीचे की लेयर पे होता है, यानी अपर क्रस्ट जो ओवरलाइंग है उसका प्रेशर नीचे की क्रस्ट पे रहता है, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी उससे भी ज़्यादा रहती है। हालांकि हम लोग अगर इसको रॉक से समझें, अगर इसको हम लोग चट्टानों से समझें कि इसमें कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं, तो वैसे भी हमारा एक टॉपिक अलग आएगा रॉक्स का, चट्टानों का, लेकिन मैं उस पर भी आता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इसके आगे फिर क्रस्ट की और फीचर्स हैं उसको फिर देखते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो रॉक्स पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जो चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाती हैं, वो बेसिकली जो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह की रॉक्स में हमको रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना है एक आग्नेय चट्टानें होती हैं। In English we call them igneous rocks. ये जो igneous rocks हैं बेसिकली इन igneous rocks को हम लोग पढ़ते हैं कि लावा से बनती है, जो अर्थ के अंदर से जो मॉल्टन रॉक्स बाहर निकलती हैं या जो पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं उससे। तो ये रॉक्स उनकी कूलिंग से बनती है, यानी जो पिघला हुआ लावा है पृथ्वी का उसके ठंडे होने से काफी हार्ड रॉक्स होती है। दूसरा, जिसको ये हमने सब अपने स्कूल्स की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दूसरा है जिनको हम कायांतरित या कई बार इनको हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। आप लोग अगर इस वर्ड पे जाएं तो कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान का मतलब हुआ कि जो चट्टान, जो रॉक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी अगर बहुत ज़्यादा पृथ्वी के मूवमेंट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, तापमान की वजह से जब कोई चट्टान किसी दूसरी चट्टान में चेंज हो जाती है, जैसे आपको याद है एक सैंडस्टोन होता है, बलुआ पत्थर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अगर दबाव में आ जाए अर्थ के अंदर कहीं तो वो क्वार्ट्जाइट नाम की चट्टानों में चेंज हो जाता है, यानी सैंडस्टोन कन्वर्ट्स इनटू क्वार्ट्जाइट रॉक। ऐसे ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का कि जो चूना पत्थर होता है, जो लाइमस्टोन है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से या बहुत ज़्यादा दबाव से या बहुत ज़्यादा तापमान से या बहुत किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन से, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से वो चूना पत्थर, वो लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, यानी संगमरमर में। तो ये दूसरे किस्म की चट्टानें हैं। मेटामॉर्फिज्म हो गया कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। कायांतरित, जिसमें किसी चट्टान की काया चेंज हो जाए। रूपांतरित, जिसमें किसी चट्टान का रूप चेंज हो जाए। और जो तीसरे किस्म की चट्टान है
ब्रॉडली जो हम लोग पढ़ते हैं, तीन ही प्रकार के रॉक्स हैं, इनको हम अवसादी चट्टाने कहते हैं। ये जो अवसादी चट्टाने हैं, जिनको हम इंग्लिश में सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, अवसाद किसको कहा जाता है? जब बेसिकली हम लोग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कण हो गए, बारीक बारीक फाइन पार्टिकल्स हो गए, उनके आपस में चिपकने से जो चट्टानें बन जाती हैं, यानी उनके आपस में सीमेंटेशन से जो रॉक्स बन जाती हैं, तो उनको हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक नाम बताया था अभी, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। वो जो बालू होती है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उसके आपस में चिपकने से सैंडस्टोन बनता है। आप लोगों ने सैंडस्टोन तो सुना ही होगा कि ये काफ़ी मकानों के, इमारतों के निर्माण में यूज़ होता है। इसको हम लोग बिल्डिंग स्टोन भी कहते हैं। ये जो तीनों चट्टाने हैं, क्रस्ट के फॉर्मेशन में इनका कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, तो मैं उस पे आता हूं। अगर हम लोग यहां पे उसको लिखें तो जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, उसका जो 95% क्रस्ट का 95% जो निर्माण हुआ है, यानी 95% क्रस्ट is formed 95% crust is formed by क्रस्ट का 95% निर्माण जिन चट्टानों से हुआ है वो दो तरह की है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। समझ में आया? यानी जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है? क्रस्ट का 95% करती है। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टानों के बाद एक तीसरी जो बची वो सेडिमेंटरी रॉक्स है, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 100 में से 95% यानी 95 निकाल दें तो 5% जो इनका निर्माण है क्रस्ट का, यानी 5% फॉर्मेशन जो क्रस्ट का हुआ है, 95% तो किससे हुआ है? इन दोनों से, आग्नेय और कायांतरित से, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। लेकिन जो 5% बाकी का बचा वो किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से। यानी ये सेडिमेंटरी रॉक से बनी है 5%। मगर यहां पर एक चीज नोटेबल है, एक चीज याद करने वाली है, समझने वाली है, और वो ये है कि अगर हम लोग जो क्रस्ट की सरफेस है, उसका जो बाहर बाहर का हिस्सा है, जैसे मैंने आपको कहा कि सेडिमेंटरी रॉक्स जो हैं, अवसादी चट्टानें हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के चिपकने से बनती हैं। आखिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आए कहाँ से? ये छोटे छोटे कण कहाँ से आए? तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली टूट फूट वाले पार्टिकल्स होते हैं। वो खुद दूसरी चट्टानों का टूटा फूटा फ्रेगमेंटेड मटेरियल होता है, उसके आपस में चिपकने से फिर जो नई किस्म की चट्टानें बन जाती है वही सेडिमेंटरी होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे लें इसको कि जो क्रस्ट है, बाहर की जो परत की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस क्रस्ट का डायग्राम रफ है, आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको। क्रस्ट जो है वो
बाहर बाहर से जिन चट्टानों से ज्यादा ढकी हुई है यानी ज्यादा कवर्ड है, हालांकि अवसादी चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक्स क्रस्ट के फॉर्मेशन में, क्रस्ट के निर्माण में केवल कितना योगदान देती हैं? केवल 5% का, यानी केवल 5% का। लेकिन अगर आप क्रस्ट के ऊपर, जैसे ऊपर ऊपर जैसे हम खड़े हैं यहां पर, तो ऊपर ऊपर फैली हुई सबसे ज्यादा चट्टाने कौन सी मिलेंगी? अवसादी चट्टाने, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। यानी द क्रस्ट इज 75% कवर्ड बाय आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। वो 75% किससे ढका हुआ है? वो ढका हुआ है अवसादी चट्टानों से, यानी जो बाहर बाहर है। क्योंकि टूट फूट ज्यादातर जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, वो कहाँ होगा? वो बाहर ही होगा। किससे होती है टूट फूट? हवा, पानी, बारिश वगैरह जो भी है। और अगर हम लोग ऐसे लें तो क्रस्ट का या क्रस्ट की 75% सतह अवसादी चट्टानों से ढकी है, यानी ऊपर ऊपर, जबकि इनका योगदान क्रस्ट के निर्माण में केवल 5% है, लेकिन ये ऊपर ऊपर ज्यादा मिलती है। कौन सी रॉक्स? अवसादी या सेडिमेंट्री। तो क्रस्ट की 75% सतह किससे ढकी हुई है? अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो ऐसे लिखेंगे 75% ऑफ the surface of the crust is covered by the sedimentary rocks। तो मैं उसको पूरा लिख देता हूं वहां पे, आप लोग सब नोट कर रहे हैं इनको। 75% of the surface of the crust is covered by sedimentary rocks। तो कुल मिला के अगर हम उसको दोबारा थोड़ा सा देखें या उसको नोट करें या रिवाइज करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रस्ट है वो 95% फॉर्म हुई है दो प्रकार की चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। लेकिन जो ऊपर ऊपर से ढकी है क्रस्ट सबसे ज्यादा 75% ढकी है, वो किससे ढकी है? वो अवसादी चट्टानों से ढकी है, सेडिमेंट्री रॉक से कवर्ड है। हालांकि क्रस्ट के फॉर्मेशन में, क्रस्ट के निर्माण में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 5% है। तो अब मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूं। आपको मैंने भी बताया था कि जो क्रस्ट है उसके दो पार्ट्स हैं। अगर हम लोग इसको एक और डायग्राम से समझें तो क्रस्ट जो हमने कॉन्ड्राड सीमा से इसको पढ़ा था, कॉन्ड्राड लिमिट, या जिसे आप कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी लिख रहे थे अभी, उससे क्रस्ट के हम दो पार्ट कर सकते हैं। क्रस्ट का जो ऊपर का पार्ट है वो हमने क्या पढ़ा था अभी? ऊपरी क्रस्ट। आपने ऊपरी क्रस्ट की यानी अपर क्रस्ट की अभी डेंसिटी क्या पड़ी थी? 2.8 घनत्व। और जो लोअर क्रस्ट है, आपने ये जो लोअर क्रस्ट है या निचली क्रस्ट है, इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, वो आपने 3 पढ़ी थी अभी, जस्ट 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम लोग इस क्रस्ट को, जो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर्व करके बनाया है, उसका एक मकसद है आपको समझाने का,
कि कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों के साथ में महासागर जुड़े हुए हैं, महासागर के नीचे भी क्रस्ट है। तो एक्चुअली ये जो मैं साइड बना रहा हूं, ये जो हिस्सा बना रहा हूं, ये महासागर वाला है। तो महासागर क्योंकि गहरे हैं तो वहां पे क्रस्ट थोड़ी पतली है। जहां कॉन्टिनेंट्स हैं, मैं लिख देता हूं इधर, महासागर यानी ओशंस, और ये जो है ये मैं महाद्वीप लिख देता हूं, कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीपों पर जो क्रस्ट की थिकनेस है वो ज्यादा मिलेगी और महासागरों में क्रस्ट की थिकनेस कम मिलेगी। इसका कारण क्या है कि महासागरों में ओशंस के अंदर क्रस्ट की अपर लेयर लगभग गायब है, यानी जो उसकी ऊपरी परत है लगभग गायब है। तो इसलिए नीचे वाला हिस्सा जो क्रस्ट का लोअर वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, वही महासागरों के नीचे हमको नजर आता है। तो क्रस्ट जो ऑन एन एवरेज हम 30 किलोमीटर पढ़ रहे थे, उसकी थिकनेस एक्चुअली वेरी करती है, अलग अलग जगह उस पर बदलाव आ जाते हैं। जैसे दुनिया में जहाँ माउंटेन्स हैं, जहाँ पे पर्वत हैं, वहाँ पर क्रस्ट और ज़्यादा थिक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर माउंटेन्स है वहाँ पर उनका नीचे जो बेस है वो मजबूत रहे, वो बैलेंस्ड हो, तो वहाँ क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होने से उनको सपोर्ट मिलता है। तो माउंटेन्स, प्लेटूज, पर्वत पठार वगैरह बैलेंस में बने रहते हैं। तो कहीं कहीं क्रस्ट की थिकनेस 70 किलोमीटर में मिलती है। जैसे मैं आपको अभी उसको लिख दूंगा इस पे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जिन बातों पे गौर कर रहे हैं वो ये है कि कॉनराड लिमिट के ऊपर वाला पार्ट और कॉनराड लिमिट के नीचे वाला पार्ट, जिनमें डेंसिटी का फर्क है, जिनमें घनत्व का फर्क है। 2.8 ऊपर वाली क्रस्ट की डेंसिटी है, 3 नीचे वाली क्रस्ट की डेंसिटी है। अब इनमें चट्टानें कौन सी मिलती हैं? जैसे मैंने कॉन्टिनेंट यहाँ लिखा, इधर मैंने आपको ओशन लिखा है, तो इसको मैं महासागरीय क्रस्ट कह सकता हूं, इसको हम ओशनिक क्रस्ट कह सकते हैं जो पतली है। मैं इस वाली जो क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट वाली, महाद्वीप वाली, इसको मैं महाद्वीपीय क्रस्ट कह सकता हूं, यानी इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब इनमें कौन सी रॉक्स, कौन सी चट्टानों की बहुतायत है? Which kind of rocks are basically dominant in these both crust, like upper crust and lower crust? तो ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके अंदर ग्रेनाइट, आपने सुना होगा ग्रेनाइट, हम लोग घरों में भी लगाते हैं, इमारतों में लगाते हैं। ग्रेनाइट या ग्रेनाइट जैसी चट्टानें ऊपर की क्रस्ट में ज्यादा मिलती हैं, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। इसीलिए हम लोग जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसको हम लोग कई बार ग्रेनाइट की वजह से इस महाद्वीपीय के क्रस्ट को या इस कॉन्टिनेंट की क्रस्ट को हम कई बार ग्रेनाइटिक क्रस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेनाइट ज्यादा मिलता है। यानी महाद्वीपीय जो क्रस्ट मैंने यहां लिखी है, इसको अगर हम हिंदी में ऐसे लिखें कि ये ग्रेनाइटिक क्रस्ट है, तो ये नाम भी सही है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट हमको ऊपर या इस ऊपरी क्रस्ट में ज्यादा मिलता है। आप देख रहे हैं ये वाला जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ग्रेनाइटिक क्रस्ट है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, इसको नहीं भूले। मैं वैसे भी आपको अगले टॉपिक्स में रॉक्स पढ़ाऊंगा जो अगली हमारी सीरीज में आएगा। तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टानें लावा से बनती है, काफी हार्ड रॉक होती है। तो इसमें कौन सी चट्टानें डोमिनेंट है? ग्रेनाइट। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनाइटिक क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट को हम ग्रेनाइटिक क्रस्ट भी कहते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू दिस रीजन, इधर आते हैं, तो इधर महासागरीय क्रस्ट जो है, यहां पर आपको नीचे वाली जो क्रस्ट है, हालांकि वो महासागर की तरफ हमको थोड़ी पतली उधर दिखाई दे रही, इधर भी है वो, लेकिन महासागर की जो क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट है, नीचे की जो क्रस्ट है, उसमें भी एक आग्नेय चट्टान ज्यादा मिलती है, एक इग्नियस रॉक डोमिनेंट है, जिसे हम बेसाल्ट कहते हैं। आप लोगों को
इसीलिए क्योंकि बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक्स है। बेसाल्ट थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी भारी चट्टान है और वो ज्यादा नीचे की तरफ मिलती है, तो इसलिए इसको हम लोग बेसाल्टिक क्रस्ट भी कह सकते हैं। ओवरऑल ओशनिक क्रस्ट को हम बेसाल्टिक क्रस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बेसाल्ट रॉक्स ज्यादा मिलती हैं। महासागरीय जो भूपर्पटी है क्रस्ट है उसको बेसाल्टिक क्रस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बेसाल्ट आग्नेय चट्टान ज्यादा मिलती है। और जो महाद्वीपीय क्रस्ट है जो हमने यहाँ लिखी है ये वाली, ये महाद्वीपीय क्रस्ट है, उसमें ग्रेनाइट पत्थर ज्यादा मिलता है तो उसे हम ग्रेनाइटिक क्रस्ट कह देते हैं। अब आपको ये जो डायग्राम एक क्लियर बता देता है इस चीज को, इसको क्लैरिफाई कर देता है कि जो कॉनराड सीमा है वो क्लियरली क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ऊपर वाली और नीचे वाली। अगर कहीं पर माउंटेन्स हैं, जैसे मैं एक चीज और बता दूं आपको पहले, यहां पर जहां महासागर है इसके नीचे क्योंकि क्रस्ट पतली है तो यहां जो इसकी थिकनेस आपको मिलेगी वो इस इलाके में, ऐसे तो एवरेज थिकनेस 30 किलोमीटर है एवरेज मोटाई क्रस्ट की, लेकिन आपको महासागरों के नीचे पतली मिलेगी 8 से 10 किलोमीटर के आसपास, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो 8 to 10 किलोमीटर कौन सी थिक है क्रस्ट? ओशनिक महासागरी क्रस्ट, जो आप देख सकते हैं पतली है क्योंकि इस पे ऊपर की क्रस्ट यहाँ गायब है क्योंकि महासागर असल में गड्ढों की तरह हैं, दे आर लाइक डिप्रेशंस जो पानी से भरे हुए। तो इधर की तरफ हम आए तो एवरेज तो हमने पढ़ ही लिया था कि 30 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पर अगर माउंटेन हो, कहीं पर अगर पर्वत है, तो वहां पर क्रस्ट काफी मोटी हो सकती है, इवन 70 किलोमीटर, जैसे मैं आपको बता रहा था। जैसे अगर कहीं हम ऐसे ले लें कि ये कहीं माउंटेन आ गया, कहीं पर्वत आ गया, तो वहां पर इसको सपोर्ट करने के लिए प्राकृतिक रूप से नेचुरल वे में जो क्रस्ट है, ये मैंने एक माउंटेन या पर्वत बनाया है। तो पर्वत क्योंकि हाई है, ऊंचा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए नेचुरली, जैसे कि प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं चीजें अपने आप बैलेंस में रहती हैं, संतुलन में रहती हैं। और ये जो क्रस्ट है माउंटेन्स के नीचे, ये करीब करीब 70 किलोमीटर मोटी भी हो सकती है, यानी इसकी थिकनेस माउंटेन्स के नीचे करीब 70 किलोमीटर भी हो सकती है। ये एक मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ, जो डाटा बता रहा हूँ, ये लमसम है, ये ऐसा नहीं कि 70 होगा, कहीं 75 हो सकता है, कहीं 65 भी हो सकता है, लेकिन हमने एवरेज थिकनेस कितनी पड़ी थी क्रस्ट की अभी? 30 किलोमीटर, जो मैं आपको अभी 2-3 बार समझा चुका हूँ कि जो औसत मोटाई है क्रस्ट की, एवरेज थिकनेस वो 30 किलोमीटर, लेकिन माउंटेन्स के नीचे 70 किलोमीटर तक भी हो सकती है। महासागरों के नीचे, ओशंस के नीचे ये 8 से 10 किलोमीटर के आसपास मिलती है। तो इन सब बातों से हमको समझ में आ जाता है कि जो क्रस्ट है उसकी एवरेज थिकनेस तो 30 किलोमीटर की, जगह जगह ये वैरी करती है, जगह जगह इसकी मोटाई में थोड़ा बहुत अंतर आता है, राइट। अब हम लोग एक और बात समझते हैं जिसके साथ हमारा क्रस्ट वाला ये जो पॉइंट है ये हम फिनिश करेंगे, फिर हम मेंटल पे आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। आमतौर पे जो महासागर हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, ओशंस, उन ओशंस के नीचे आपने अभी पढ़ा कि क्रस्ट कैसी है? पतली है। आप लोगों ने इसको कौन सी क्रस्ट पढ़ा? महासागरीय क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट। मैंने आपको करीब 8 से 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस बताई अभी।
क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आता है इस तरह का, जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। 8 से 10 किलोमीटर की मोटाई है किसकी, इस क्रस्ट की जो महासागर के नीचे है। लेकिन पृथ्वी के मूवमेंट्स की वजह से, जैसे मैं आपको कह रहा था, पृथ्वी पर कई प्लेट्स पाए जाते हैं, प्लेट्स टुकड़े हैं क्रस्ट के या ऊपर की सतह के, जो इधर से उधर खिसकते रहते हैं। हालांकि उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसमें क्रस्ट के साथ थोड़ा मेंटल का भी पार्ट होता है। तो इस पृथ्वी की हलचलों की वजह से, सतह की हलचलों की वजह से, यानी सरफेस मूवमेंट्स की वजह से कई जगहों पर या कई बार आपको ऐसे क्रैक्स मिलेंगे समुद्रों में। उन समुद्रों की जो क्रैक्स हैं, उससे नीचे से, उन दरारों से, यानी फिशर से इंग्लिश में कहें तो, बेसाल्ट लावा ऊपर आता है। ये वही मॉल्टन रॉक्स हैं, आपने पढ़ा था बेसाल्ट ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ये क्रैक्स आते हैं, ये फिशर्स आते हैं या दरारें आ जाती हैं, तो ये बेसाल्ट लावा जो ऊपर निकलता है इन क्रैक्स से या फिशर्स से या दरारों से, सतह की हलचलों की वजह से जहां जहां दरारें आ जाती हैं, तो फिर उससे नई नई चट्टानें बनती हैं। इसलिए बेसाल्ट लावा जैसे ही ऊपर निकलता है तो पानी से जल्दी ठंडा हो जाता है, ओशनिक वाटर से जल्दी कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ठोस मटेरियल में। जबकि लावा पिघला हुआ है, मॉल्टन होता है। तो ऐसे में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि दुनिया में सबसे नई चट्टानें, विश्व की सबसे नई चट्टानें, जो न्यूएस्ट रॉक्स हैं ऑफ वर्ल्ड, सबसे नई चट्टानें आपको ओशनिक क्रस्ट में मिलती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है, आईएएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो दुनिया की सबसे नई चट्टानें जो हमेशा बनती रहती हैं, वो ओशनिक क्रस्ट के अंदर मिलेगी। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हम लोग काफी मोटी देखते हैं, उसमें दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें मिलती हैं। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट के अंदर दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स है, लेकिन ओशनिक क्रस्ट के अंदर, महासागरीय क्रस्ट के अंदर दुनिया की सबसे नई चट्टानें मिलती हैं। और ये इस वक्त भी बन रही हैं जब हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये मैंने आपको आज पूरा डिटेल क्रस्ट के बारे में दिया है। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो अर्थ की सेकेंड लेयर है, मेंटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर मेंटल के बारे में होगा। हैव ए गुड डे, गुड बाय।